नमस्कार दोस्तों, आज हम साइंस के वन लाइनर फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। आशा करते हैं आपको ये सारे प्रश्न सही लगेंगे, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहला हमारा पॉइंट है कि प्राणियों के अंगों के कार्यों और क्रियाओं का अध्ययन शारीरिक क्रिया विज्ञान कहलाता है। तो आप जानते हो कि जो हमारे शारीरिक क्रियाएं होती हैं उनका अध्ययन क्या कहा जाता है, उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, उसे बोला जाता है शारीरिक क्रिया विज्ञान। इसे फिजियोलॉजी भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मनुष्य की पेशियों का अध्ययन, जो मनुष्य के शरीर में पेशियां होती हैं उसके अध्ययन को सार्कोलॉजी कहते हैं या मायोलॉजी कहते हैं। तो अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि पेशियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आप आंसर दे सकते हैं सार्कोलॉजी या मायोलॉजी। अब याद कैसे कर सकते हो इसको, जैसे पेशियां, पेशियां किसकी हैं? मेरी। याद रखना है, पेशियां, पेशियों को रिलेटेड करो, किसकी हैं? पेशियां मेरी, मेरी से मतलब मायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुधिर के सीरम या रुधिर संबंधी अध्ययन, तो रुधिर के अध्ययन को क्या बोला जाता है? सीरोलॉजी। तो आप जानते हो जब ब्लड को टेस्ट किया जाता है, कोई बीमार हो जाता है तो उसके ब्लड से सीरम निकालते हैं। तो ब्लड में क्या होता है? सीरम। सीरम, और इसके अध्ययन को क्या बोल सकते हैं हम? सीरोलॉजी। इसे आप रिलेटेड करके आराम से याद कर सकते हो और लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहेगा। नेक्स्ट है कि अस्थि कंकाल का अध्ययन, जो हमारी हड्डियां हैं, अस्थियां हैं, उसके अध्ययन को क्या बोलते हैं? उसके अध्ययन को बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। तो आपको पता है कि ऑस्टियो कैल्शियम किस में होती है? हड्डियों में। इस प्रकार आप रिलेट करके याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उपास्थियां। तो हमारे शरीर की जो उपास्थियां होती हैं उनको हम कॉन्ड्रोलॉजी बोलते हैं, क्योंकि उपास्थियां क्या होती हैं? कंट्रा होती हैं। तो इससे आप रिलेटेड करके याद कर सकते हो। जंतुओं के जीवाश्म का अध्ययन, ये तो आप आराम से याद कर सकते हो, जीवाश्म, उसके अध्ययन को जीवाश्मिकी, इंग्लिश में इसको पैलेंटियोलॉजी। नेक्स्ट हमारा है पॉइंट कि रुधिर का अध्ययन, अभी बताया था, ये डबल आ गया। रुधिर के अध्ययन को क्या बोलते हैं? हीमेटोलॉजी, क्योंकि रुधिर में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। तंत्रिका तंत्र से संबंधित अध्ययन, यानी कि तंत्रिका तंत्र का जो अध्ययन होता है उसे न्यूरोलॉजी बोलते हैं। होती है तंत्रिका कोशिकाएं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि स्तनधारियों का अध्ययन, तो स्तनधारियों को मैमल्स बोलते हैं, उसके अध्ययन को मैमोलॉजी बोलेंगे। नेक्स्ट है चींटियाँ, और चींटियों के अध्ययन को मिरमैकोलॉजी कहा जाता है। चींटियों के अध्ययन को मिरमैकोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि चींटियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो आप आंसर दोगे मिरमैकोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा विषाणु। तो विषाणु तो आप जानते ही हो, इंग्लिश में वायरस बोलते हैं, उसका अध्ययन भी आसानी से याद रहेगा आपको। विषाणुओं के अध्ययन को वायरोलॉजी बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जीवाणुओं के अध्ययन को, तो इंग्लिश में जीवाणुओं को बैक्टीरिया बोला जाता है, इसमें लॉजी जोड़ दिया, जीवाणुओं के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अरस्तु को जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का पिता माना जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का जनक कौन है, पिता कौन है, या फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी किसे बोला जाता है, तो आप आंसर दोगे अरस्तु। नेक्स्ट है ग्रेगन जॉन मेंडल को आधुनिक आनुवंशिकी का जनक माना जाता है। तो इन्होंने, ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे, इन्होंने मटर पर अपना अध्ययन किया था। तो पूछा जाता है कि मेंडल ने अपना अध्ययन किस पर किया था, तो आप आंसर दोगे मटर पर। आनुवंशिकी,
इस सबसे आप परिचित होंगे। पीढ़ी दर पीढ़ी जो लक्षण होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं उसे ही हम आनुवंशिकी बोलते हैं, उन्हें हम आनुवंशिक लक्षण बोलते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर चले जाते हैं। ये किसकी सहायता से जाते हैं? ये जो हमारे शरीर की कोशिकाओं में डीएनए होता है, ये डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये जो हमारे शरीर के अंदर जो लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं इसी डीएनए की हेल्प से। नेक्स्ट है हिप्पोक्रेट्स को चिकित्सा विज्ञान का जनक माना जाता है। तो जो डॉक्टर बनते हैं उनकी जो एजुकेशन होती है उसे चिकित्सा विज्ञान बोला जाता है। इसके जनक कौन है? हिप्पोक्रेटस, इसको हिप्पोक्रेट्स बोला जाता है। या फादर ऑफ मेडिकल साइंस पूछा जाए तो आप आंसर दोगे हिप्पोक्रेट्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि मनुष्य के जीव के पिछले भाग तक कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है। यानी कि अब पूछ सकते हैं प्रश्न, एग्जाम में कोई भी प्रश्न आ जाए तो ये इसमें क्वेश्चन बनेगा कि हमारे जीव के कौन से भाग में कड़वाहट जो होती है वो हमें महसूस होती है। तो आप आंसर दोगे पिछले भाग में। प्रोटीन, तो प्रोटीन इसमें है प्रश्न, प्रोटीन 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास संवर्धन के लिए सबसे आवश्यक है। तो आप जानते हो प्रोटीन हमारे शरीर के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है। प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड भी बोला जाता है। और प्रोटीन सबसे ज़्यादा हमें अगर किसी में देखा जाए भोज्य पदार्थों में तो जो सोयाबीन होता है, मैरस्मस और क्वाशेरकर जो बीमारी होती है वो हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक वयस्क मनुष्य में कितने चवणक हो सकते हैं? चवणक मतलब चबाने वाले दांत। तो आप आंसर दोगे 12। नेक्स्ट है इसमें टाइलिन एंजाइम का स्रोत लार है। तो आप जानते हो जो टाइलिन होता है हमारे शरीर में जो भोज्य पदार्थ जाते हैं उनमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसके पाचन के लिए जो जरूरी एंजाइम होता है वो होता है टाइलिन। तो टाइलिन क्वेश्चन बनेगा टाइलिन किसका पाचन करता है? तो आप कहोगे कि जो टाइलिन है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और टाइलिन रिलीज कहाँ से होता है, यानी कि कहाँ से उत्पन्न होता है? तो ये लार ग्रंथियों से। लार ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो हमारे जो माउथ है, मुंह है, उसमें लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विटामिन B6 की कमी से मानव में अरक्तता हो जाती है। यानी क्वेश्चन बनेगा B6 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो आप बताओगे अरक्तता या अनीमिया। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में वसा यानी कि फैट तो किसकी फॉर्म में जमा होता है या किस ऊतक में? तो आप बताओगे वसा ऊतक। इसी को हम एडिपोज ऊतक भी बोलते हैं। कौन सा ऊतक बोलते हैं? एडिपोज। जो हमारे शरीर का एडिपोज ऊतक होता है उसमें वसा क्या होती है? स्टोर होती है। जो पेप्सिन एंजाइम होता है वो प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में बदल देता है। तो क्वेश्चन बनेगा प्रोटीन के पाचन के लिए कौन से एंजाइम की ज़रूरत होती है? तो आप बताओगे पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन का कार्य क्या होता है? प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ना। प्रोटीन का स्मॉल यूनिट क्या होता है? तो आप बताओगे जो एमिनो एसिड होते हैं यही प्रोटीन जो होती है उसका मोनोमर्स यानी कि सबसे छोटी यूनिट होती है। पीलिया यकृत संक्रमण के कारण होता है। तो आप जानते हो पीलिया का जो वायरस होता है उसे हेपेटाइटिस बोलते हैं। तो ये वायरस से फैलने वाली एक बीमारी है और इससे हमारे शरीर का जो यकृत है वो प्रभावित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पित्त कहाँ जमा होता है? तो पित्त हमारे शरीर के पित्ताशय में जमा होता है।
लेकिन पित्त को बनाता कौन है? पित्त को यकृत बनाता है, लेकिन ये जो स्टोर होता है वो पित्ताशय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर रह गया था, विटामिन डी हमारे शरीर में सर्वाधिक तीव्रता से बनता है। तो क्वेश्चन बोला जाता है एक ऐसे विटामिन का नाम बताओ जो शरीर में ऑटोमेटिक बन सकती है। तो बताएंगे आप विटामिन डी। ये सूर्य के प्रकाश से, जो सनलाइट होती है उसकी हेल्प से हमारी बॉडी में, हमारी त्वचा के अंदर बन जाती है, सनलाइट की हेल्प से। प्रश्न यहाँ एक और बनता है कि कौन सी विटामिन सूर्य के प्रकाश द्वारा हमें प्राप्त होती है? तो विटामिन डी। इसका एक महत्वपूर्ण कार्य ये होता है कि जो हमारे शरीर में कैल्शियम है, उसका जो शरीर हमारा उपयोग करता है उस कैल्शियम का, अगर ये विटामिन डी की कमी हो जाए तो हमारा शरीर उस कैल्शियम का उपयोग भी आसानी से नहीं कर पाएगा, उसके लिए भी इसकी ज़रूरत होती है। हाँ, प्रेजेंट होती है बॉडी में, तो आप बताओगे मस्तिष्क में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय रस में पाया जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है वो हमारे शरीर में कहाँ बनता है? तो आप बताओगे आमाशय में। नेक्स्ट है एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। तो आप बताओगे एंजाइम की प्रकृति क्या होती है? तो आप आंसर दोगे कि एंजाइम की प्रकृति जो होती है वो प्रोटीन टाइप की होती है, यानी एंजाइम जो बनते हैं मूल रूप से प्रोटीन से बनते हैं। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद ग्लूकोज होता है। तो बताया था कि जो स्टार्च या ग्लूकोज का जो पाचन होता है हमारे शरीर के माउथ से स्टार्ट हो जाता है, यानी कि मुंह से। तो आप इसको याद रखोगे। अच्छा क्वेश्चन है, ग्लाइकोजन यकृत में जमा होता है। तो जो ग्लूकोज होता है, जब शरीर में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो हमारा जो यकृत है इसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में बदल देता है और उसको स्टोर कर देता है। कौन सा अंग शरीर का? यकृत। अभी बताया था कि पित्त का स्राव कौन करता है? यकृत ही करता है, लेकिन ये स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर, जिसको गॉल ब्लैडर बोलते हैं या पित्त की थैली बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में सहायक विटामिन। तो आप आंसर दोगे जो विटामिन ए होती है ये हमारे शरीर में संक्रमण को रोकने में सहायक होती है। और यहाँ पर एक और प्रश्न आता है कि कौन सी विटामिन हम किसी वैक्सीन के साथ उपयोग कर सकते हैं। तो जो विटामिन ए है वो कोई भी जो वैक्सीनेशन होता है शरीर में उसके साथ हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये संक्रमण को रोकने के लिए एक आती है, कौन सी विटामिन शरीर की प्रतिरोधन क्षमता को बढ़ाती है? तो आप बताओगे जो विटामिन सी होती है वो शरीर की प्रतिरोधन जो क्षमता होती है, इम्यूनिटी पावर, उसको बढ़ाने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है, कॉपर धातु की विषाक्तता से जो विषाक्तता से तंत्रिका संबंधी क्षति होती है। अगर कॉपर धातु जो विषाक्त फॉर्म में शरीर में चली जाए तो उससे जो तंत्र होता है उसको क्षति पहुंचेगी। नेक्स्ट है, ग्रसनी में पाचन एवं श्वसन नलिकाएं क्रॉस करती हैं। तो श्वसन नलिकाएं और पाचन नलिकाएं आपस में कहाँ क्रॉस करती हैं? तो आप बताओगे ग्रसनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंवला में पर्याप्त मात्रा में होती है। तो आप बताओगे आंवला में पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रेनिन का उत्पादन 8 वर्ष तक की उम्र तक होता है। तो जो रेनिन है ये दूध के पाचन के लिए ज़रूरी होता है। जब बच्चा छोटा होता है तो अधिक मात्रा में दूध का उपयोग करता है, तो ये दूध के पाचन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये उसी का है रेनिन का, कि कैसिन को कैल्शियम पैरा कैसिनेट में बदल देता है। जो
रेनिन एंजाइम है वो कैल्शियम को कैल्शियम पैरा कैसिनेट में बदल देता है, जिसके कारण दूध थक्के के रूप में बदल जाता है, उसका पाचन आसानी से हो जाता है। ये रेनिन का कार्य है। ये भी पूछा जा सकता है कि 8 वर्ष से बड़े बच्चों में या बड़े लोगों में कौन होता है, उसकी जो फॉर्मेशन प्रोसेस होती है हमारे शरीर में थोड़ी कम हो जाती है। नेक्स्ट है कि दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन आया कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है, तो आप बताओगे विटामिन सी। और कौन सा तत्व, तो आप बताओगे जो आयरन है Fe, ये दूध में नहीं पाया जाता है। इसीलिए दूध को जो कंप्लीट डाइट आता है उसमें नहीं रखा जाता है, पूर्ण भोजन नहीं माना जाता है। किसी एथलीट को तात्क्षणिक ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। जब हमें तुरंत ऊर्जा लेनी होती है तो हम कार्बोहाइड्रेट का यूज़ करते हैं। कार्बोहाइड्रेट में किसका करते हैं, तो हम जो ग्लूकोज होता है, जो ग्लूकोज होता है उसका उपयोग हम तुरंत ऊर्जा के लिए करते हैं। हमें तुरंत ऊर्जा चाहिए होती है तो हम ग्लूकोज ले सकते हैं। छिली हुई सब्जियों को धोने से बी और सी निकल जाता है। तो बी और सी विटामिन निकलने का कारण क्या है कि विटामिन बी और विटामिन सी ये जल में घुलनशील हैं। जब हम सब्जियों को काट कर धोएंगे तो जो जल में घुलनशील विटामिन है वो जल में घुल जाएगी और सब्जी से निकल जाएगी। नेक्स्ट है प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो जो प्लीहा स्प्लीन होता है इसमें इसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। यहाँ पर जो आरबीसी जो होती हैं उनकी डेथ हो जाती है। प्लीहा जो आरबीसी हैं उनको समाप्त कर देता है जब आरबीसी की जो आयु काल है वो 120 दिन पूरा हो जाता है। आयु काल कितना माना जाता है, 120 दिन। बच्चों के अंगों की अस्थियां विटामिन डी की कमी से कमज़ोर हो जाती हैं। तो कौन सी विटामिन की कमी से, विटामिन डी की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्टिडीन एमिनो अम्ल मानव पोषण के लिए अर्ध अनिवार्य माना जाता है। तो पूछा जाता है कि कौन सा अमीनो अम्ल पोषण के लिए अर्ध अनिवार्य माना जाता है, तो आंसर देंगे हिस्टिडीन। मुख से निकली लार या मंड स्टार्च का पाचन करती है। तो स्टार्च का पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है, पहले ही बता चुके हैं, हमारा जो मुख है उससे स्टार्च का पाचन शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। तो आपको विकल्प में दे सकता है कि कौन सी ऊर्जा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है, तो आप बताओगे ग्लूकोज जो है वो हमें तत्काल ऊर्जा प्राप्त करने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे शरीर में यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। तो आप जानते हो यकृत कैसी ग्रंथि है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत को माना जाता है। इसका जो वजन होता है वो लगभग 1.5 kg तक होता है। इंसुलिन पाचक एंजाइम नहीं है। तो इंसुलिन क्या करता है, जो हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा होती है उसको कंट्रोल करके रखता है। जब इंसुलिन की कमी हो जाए तब जो व्यक्ति है उसको शुगर बीमारी हो जाती है। पाचन क्रिया में प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदल जाता है। तो प्रोटीन का पाचन जब होता है तो प्रोटीन जब पूरी आहार नाल में लवण का मुख्य उपयोग भोजन को स्वादिष्ट बनाना है। तो लवण मतलब जो भी हम लवण इस्तेमाल करते हैं, जैसे नमक एक लवण होता है, ये मुख्य रूप से इसका कार्य क्या होता है, भोजन को स्वादिष्ट बनाना। लेकिन जो लवण NaCl है इसका उपयोग हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा होता है। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग, रिकेट्स से शरीर की अस्थियां प्रभावित होती हैं।
तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो आप आंसर दोगे रिकेट्स रोग हो जाता है। नेक्स्ट है कि दालें प्रोटीन का उत्तम स्रोत हैं। तो प्रोटीन किससे हमें प्राप्त हो सकता है, शाकाहार में प्रोटीन से। प्रोटीन में भी मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन होता है वो हमें सोयाबीन से प्राप्त होता है। अब एक लिस्ट दे रखी है जिसमें विटामिन और कमी से होने वाले रोग और उनके केमिकल नेम। तो विटामिन ए, इसकी कमी से रतौंधी और जीरोप्थेल्मिया रोग हो जाता है। विटामिन ए को रेटिनॉल बोला जाता है, इसका केमिकल नेम रेटिनॉल है। विटामिन बी 1, इसकी कमी से थायमीन रोग हो जाता है, वो सॉरी इसकी कमी से वेरी वेरी रोग हो जाता है और इसका केमिकल नेम थायमीन है। विटामिन बी 2, इसका केमिकल जो नेम है वो राइबोफ्लेविन है और इससे किलोसिस रोग हो जाता है, इसमें क्या, जिब्बिया या होठों का फटना। नेक्स्ट है इसमें विटामिन बी 3, इसका केमिकल जो नेम है वो नियासिन है। इससे जो रोग होता है वो लाल सफ़ेद दाग त्वचा पर चकते हो जाते हैं, इससे जो बुद्धि है वो कमज़ोर हो जाती है। नेक्स्ट हमारा विटामिन बी 5, इसको पैंटोथेनिक एसिड बोला जाता है। इससे पेलाग्रा या लबादाद हो जाता है, यानी त्वचा रोग इससे भी हो जाते हैं बी 5 की कमी हो जाए तो। विटामिन बी 6, इसको बोलते हैं पायरिडॉक्सिन और इससे अनीमिया यानी कि रक्त की कमी हो जाती है। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन बी 7, इसको बायोटिन बोलते हैं। इसकी कमी से लकवा, बालों का झड़ना, ये रोग हो जाते हैं। उसके बाद है विटामिन बी 12, इसको कोवालामीन बोलते हैं। इससे एनीमिया और त्वचा रोग हो जाते हैं। और इसमें एक प्रश्न आता है, कौन से विटामिन के अंदर कोबाल्ट पाया जाता है, तो आप आंसर दोगे विटामिन बी 12 के अंदर कोबाल्ट धातु पाई जाती है। विटामिन सी, इसको बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। इससे स्कर्वी रोग हो जाता है, इससे जो हमारे मसूड़े हैं उनसे खून आना स्टार्ट हो जाता है। विटामिन डी, इसको कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। इससे रिकेट्स या ऑस्टोमैलेशिया, तो जो रिकेट्स होता है वो बच्चों में होता है, ऑस्टोमैलेशिया बड़े लोगों में हो जाता है जिनकी आयु 10-12 साल से ज़्यादा हो जाती है। विटामिन ई, इसका केमिकल नेम टोकोफेरॉल है। इससे जो जनन शक्ति का कम होना ये हो जाता है। विटामिन ई को ही ब्यूटी विटामिन भी बोला जाता है, ये हमारे सौंदर्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। विटामिन ए, इसको बोलते हैं फ्लोक के शरीर में रक्त का थक्का बहुत समय के बाद मतलब टाइम लगेगा, वैसे 2 से 3 मिनट में बनना चाहिए, वो ज़्यादा टाइम लेने लग जाएगा। जब किसी का ऑपरेशन होता है तो उसमें विटामिन के को टेस्ट किया जाता है कि उसमें विटामिन के की मात्रा पर्याप्त है कि नहीं है। विटामिन बी 9, इसको फोलिक एसिड भी बोलते हैं। इससे अनीमिया या कुंठित वृद्धि हो जाती है, यानी जो शारीरिक विकास होता है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब शारीरिक विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है इसमें जीवों के वैज्ञानिक नाम। तो इसमें देख लेते हैं कुछ जीव जो ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है उनके वैज्ञानिक नाम क्या हैं। तो जैसे आप जानते हो गाय, गाय को क्या बोलते हैं, बोस टॉरस। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है, बोस टॉरस। जैसे दूसरा है हमारा बिल्ली, बिल्ली को फेलिस कैटस बोलते हैं। तो आप रिलेट करके याद कर सकते हो, कैटस यानी कि कैट्स, बच्चे कैट्स को कैटस बोलना स्टार्ट कर देते हैं जब छोटे होते हैं तब। तो बिल्ली को का वैज्ञानिक नाम क्या है, फेलिस कैटस। कुत्ता, कुत्ता का वैज्ञानिक नाम है कैनिस फैमिलियरिस। तो जो कुत्ता होता है वो फैमिलियर होता है, यानी कि परिवार के साथ घुल मिल जाता है,
तो इसीलिए उसको रिलेट करके याद कर सकते हो कुत्ते को, क्या, कैनिस फैमिलियरिस मैडक। जो मैडक होता है वो टरटराता है, तो आप टरटराने से याद रखोगे राना टिग्रीना। टा से टरटराना, टा से टिग्रीना। मनुष्य, इसको तो आप जानते ही हो, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है होमो सैपियंस। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन, मतलब रतौंधी विटामिन ए की कमी से। तो रतौंधी में क्या होता है, थोड़ा अंधेरा हो जाए तब उसको दिखाई नहीं देता है। मक्खन तेल में प्रक्षिप्त पानी होता है। नेक्स्ट है खट्टे स्वाद की कोशिकाएं जिब्बिया के पार्श्व भाग में होती हैं, बीच में होती हैं। शहद में मुख्य रूप से क्या होता है, तो आप बताओगे कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है, तो आप बताओगे वसा, फैट जो होता है वो ऊर्जा का मुख्य स्रोत माना जाता है। तो आपको बताया था हमने कि किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। वही आ गया था विटामिन B12 का एक घटक, यानी कि B12 में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट धातु। क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि कौन सी विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो आप आंसर दोगे विटामिन B12 में। नेक्स्ट है हमारा कि श्वेत शरीर के ताप को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। तो जो श्वेत मतलब पसीना होता है, पसीना आने से हमारा शरीर का जो ताप होता है वो नियंत्रित होता है, कंट्रोल रहता है। निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन के दौरान आमतौर पर शरीर से सोडियम क्लोराइड की हानि होती है। तो सोडियम क्लोराइड बताया था, ये जो नमक होता है, और इसकी कमी जब हमारा शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है, मतलब पानी की कमी हो जाती है, तो सोडियम धातु की, इसमें सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। अपोहन का प्रयोग गुर्दे की क्रिया को पूरा करने के लिए, जैसे डायलिसिस बोलते हैं, जब व्यक्ति की किडनी यानी कि गुर्दा खराब हो जाते हैं तो उसके लिए क्या किया जाता है, डाय मूत्र के श्रावण को बढ़ाने के लिए कौन सी औषधि दी जाती, तो आप बताओगे डायूरेटिक। ये जो दवा है उसका इस्तेमाल किया जाता है। मूत्र का असामान्य घटक एल्ब्यूमिन है। तो आपसे पूछा जाएगा मूत्र का असामान्य घटक क्या होता है, तो आप बताओगे एल्ब्यूमिन होता है। वृक्क से पानी, वसा तथा विभिन्न अपचय कैटाबॉलिक अवशिष्ट उत्सर्जित होते हैं। जो वृक्क होता है, किडनी होता है, तो हमारे शरीर के जो अवशिष्ट होते हैं, जो रुधिर में अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनको छानकर हमारे शरीर से बाहर कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में जल की मात्रा का संतुलन कौन करता है, वृक्क यानी कि किडनी करती है। तो किडनी, अब पूछा जाता है कि जो वृक्क होता है उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट यानी कि सबसे छोटी जो यूनिट होती है उसको क्या बोलते हैं, तो आप बताओगे जो नेफ्रॉन होते हैं, जो नेफ्रॉन होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट बोली जाती है किडनी की। रक्त में लवण की सांद्रता का नियमन वृक्क द्वारा होता है। तो जो शरीर में नमक होता है, NaCl होता है, उस NaCl होता है, इसका जो नियमन होता है वो किसके द्वारा होता है, किडनी के द्वारा ही होता है। ठीक है। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो यकृत का वजन होता है वो कितना होता है। तो जो यकृत का जो वजन है वो लगभग 1.5 kg के बराबर होता है, यानी कि 1.5 किलो तक होता है। अब फिर वही क्वेश्चन आ गया कि गुर्दे की क्रियात्मक इकाई को क्या बोला जाता है। तो गुर्दे की जो क्रियात्मक इकाई है उसको नेफ्रॉन बोला जाता है, स्मॉलेस्ट यूनिट। सबसे छोटी जो यूनिट है किडनी, उस किडनी की, उसको क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। तो प्रातःकालीन धूप से कौन सी विटामिन प्राप्त होती है, तो बताओगे विटामिन D। नेक्स्ट है वृक्क, यकृत, फेफड़ा, त्वचा, उत्सर्जी
मुख्य उत्सर्जित तंत्र हैं। इन सब का काम उत्सर्जन करना है, जो अवशिष्ट पदार्थ हैं उनका उत्सर्जन करना है। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। प्रश्न पूछा जाता है मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है, तो आप बताओगे यूरोक्रोम। वृक्क में पाई जाने वाली पथली, जिसको पथरी बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। नेक्स्ट है मनुष्य प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर मूत्र का परित्याग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वृक्क द्वारा मुख्यतः नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन किया जाता है। नेक्स्ट है मूत्र में सामान्यतः 95% जल, 2% लवण, 2.7% यूरिया, अल्प मात्रा में यूरिक अम्ल पाया जाता है। सबसे अधिक विषैला उत्सर्जी पदार्थ क्या है, अमोनिया है। गर्भवती एवं स्तनपान करने वाली महिला के मूत्र में क्रिएटिनिन पाया जाता है। तो आप बता सकते हो कि जो गर्भवती महिलाएं या स्तनपान कराने महिलाएं होती हैं उनके मूत्र में क्या होता है, क्रिएटिनिन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये होता है, इससे हमारी जो तिल्ली होती है और आरबीसी जो होती हैं ये प्रभावित होती हैं। नींद की बीमारी, इससे मस्तिष्क, काला आजार, इससे अस्थियां, पेचिस, इससे आंत, टेटेनस, इससे तंत्रिका तंत्र तथा मांसपेशियां। नेक्स्ट है हमारा सिफेलिस, इससे जनन अंग, टाइफाइड, इससे आंत। आप जानते हो टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी से हो जाता है। क्षय रोग, टीबी, इससे फेफड़ा हो जाते हैं, आप सब जानते हो। डिप्थीरिया, ये श्वास संबंधी बीमारी होती है। प्लेग, इससे जो फेफड़े होते हैं वो प्रभावित होते हैं। निमोनिया, इससे फेफड़ा और लसिका प्रभावित होता है। कोढ़, इससे तंत्र का तंत्र और त्वचा प्रभावित हो जाती है। गोनोरिया, इससे मूत्र मार्ग प्रभावित होता है। एड्स, इससे प्रतिरक्षा प्रणाली, एड्स वायरस से होता है, HIV वायरस। पोलियो, इससे क्या होता है, रीढ़ और तंत्र का तंत्र। चेचक, इससे संपूर्ण शरीर। रेबीज, इससे भी तंत्र का तंत्र। इससे व्यक्ति को पानी से डर लगने लगता है, जिसको हाइड्रोफोबिया बोला जाता है। ट्रोकोमा, इससे आँखों की संबंधी यानी आँखें प्रभावित हो। इन्फ्लुएंजा से श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। हर्पीस से त्वचा, जब हर्पीस हो जाती है तो छोटे छोटे फफोले टाइप त्वचा पर पड़ जाते हैं। पार्किंसन से मस्तिष्क प्रभावित। डेंगू से संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। पीलिया से आप जानते ही यकृत होता है। अब हम और सारे देखते हैं कि यूरिया का संश्लेषण यकृत में होता है। आप जानते हैं यूरिया का संश्लेषण शरीर के कौन से भाग में होता है, तो यकृत में होता है। कीटों तथा पक्षियों का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, यूरिक अम्ल होता है। श्वसन नली की लंबाई 12 सेंटीमीटर होती है। शरीर की आंतरिक ग्रंथियों से होने वाले स्राव को हार्मोन कहते हैं। और जो आंतरिक ग्रंथियों के अलावा बाहर से स्रावित होते हैं उन्हें एंजाइम बोला जाता है। शरीर में शक्ति का संचार करने वाले जो हार्मोन होते हैं उसको थायरॉक्सिन बोला जाता है। से ऊर्जा, कोई ऊर्जा। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि बढ़ने लगती है, जिससे घेंघा रोग हो जाता है। श्वसन, जो शरीर के रक्त में कैल्शियम नियंत्रण करने का काम पैराथायरॉयड ग्रंथि करती है। प्रश्न पूछा जाता है कि शरीर में कैल्शियम को नियंत्रित कौन करता है, तो आप बताओगे पैराथायरॉयड ग्रंथि है वो कैल्शियम को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट है कंकाल तंत्र। तो मानव शरीर में आप जानते हो 206 हड्डियाँ होती हैं और जो शिशु होते हैं उसमें 213 होती हैं। तो हाथी में पूछा जाता है कि हाथी में कौन सा दांत जो होता है उसे गजदंत बोला जाता है, तो आप जो बताओगे वो दूसरा कृंतक इंसिजर होता है, उसको गजदंत बोलते हैं। तो पेशी के संकुचनशील प्रोटीन में क्या होता है, एक्टिन और मायोसिन,
ये पेशियों के अंदर प्रोटीन होती हैं जो संकुचन करने में सहायक होती हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जो दंत वल्क यानी कि दांतों के ऊपर जो लेयर होती है जो चमकीली, वो उसको क्या कहते हैं? तो उसको एनामल बोलते हैं। और ये शरीर की सबसे कठोर, इसको शरीर का नेक्स्ट देखते हैं, कान में कितनी हड्डियां होती हैं? तो कान में 6 हड्डियां होती हैं, एक कान में 3 और दूसरे कान में 3। सपाट अस्थियां खोपड़ी में होती हैं। सपाट अस्थियां कहाँ पाई जाती हैं? तो खोपड़ी में पाई जाती हैं। जोड़ों पर यूरिक एसिड क्रिस्टल का एकत्रित होना गठिया रोग उत्पन्न करता है, जिससे जोड़ों में सूजन आ जाती है, व्यक्ति को उठने और बैठने में दिक्कत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जान फलक का दूसरा नाम क्या है? इसको बोलते हैं जाम्बिक या पटेला। यह हड्डी का नाम है। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि उर अथवा जांग की अस्थि, इसको फीमर बोलते हैं। ये जांग में होती है। मानव में कुल 656 मांसपेशियां होती हैं। मनुष्य के कशेरुक तंड में 26 कशेरुकाएं होती हैं, लेकिन जब वो बच्चा होता है तब उसमें 33 होती हैं। यानी कि जो हमारी वेग बोन है उसमें जो कशेरुकाएं होती हैं तो बचपन में 33, जब वो बड़ा हो जाता है तो उसमें 26 रह जाती हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य के सिर में कुल कितनी हड्डियां? तो उसमें 29 हड्डियां होती हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियां कितनी होती हैं? तो उसमें 24 होती हैं। शरीर की सबसे छोटी हड्डी को स्टेपीज बोलते हैं, ये कान में होती है। पटेला घुटने की अस्थि को कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कार्पल कलाई की हड्डी को बोला जाता है। हथेली की अस्थियों को मेटाकार्पल बोला जाता है। टार्सल पैर की जो हड्डियां होती हैं उसको टार्सल बोला जाता है। और उसका पैर के जो पैरों की उंगलियां वगैरह जो उधर का पोर्शन बनाती है उसको मेटाटार्सल बोला जाता है। स्तनधारी जंतुओं में बाह्य कंकाल का उदाहरण, बाह्य कंकाल में क्या क्या आते हैं जो बाहर से स्तनधारियों में दिखाई देते हैं? नाखून, बाल, खुर। नेक्स्ट है, अस्थियां मुख्यतः कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती हैं। तो ये थे आज के हमारे इनपुट एंड क्वेश्चन। आशा करते हैं आपको ये सारे बहुत सही लगे होंगे। अगर वीडियो सही लगी हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। देखने के लिए धन्यवाद।